आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी बच्चे ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम जो ये क्लास कर रहे हैं ये पॉलिटी की क्लास है। आपकी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो हमने किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक विकास से हमने पॉलिटी की अपनी क्लास को स्टार्ट किया था कि कैसे भारत में संवैधानिक विकास ढांचा जो है ये विकसित किया गया है। इसकी जो प्रक्रियाएं थी सारी उसमें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि संवैधानिक सभा जो थी, संविधान सभा के जो निर्माण हुआ ये कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन कैसे भारत आया, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे हम सब कुछ क्लियर कर चुके थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना जो भारत के संविधान का एक आईना कहा जाता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रस्तावना में जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द जिनके अर्थ आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या है, कब कब इसमें संशोधन हुआ, कितनी बार संशोधन हुआ, ठीक है ना, कौन कौन से संशोधन के बाद इसमें शब्द जोड़े गए, हुआ तो क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना क्या निर्णय देता है, केशवानंद भारती विवाद, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक सी बिल्कुल नॉलेज है जो आपको पता ही होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो हमारी क्लास होगी ये प्रस्तावना, प्रस्तावना से आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना नया टॉपिक है, बिल्कुल चीज़ों को समझने की आप कोशिश करेंगे। प्रस्तावना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रस्तावना, जिसे प्रेम्बल कहा जाता है, और वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बुक्स हैं, काफ़ी नोट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं आपको जो यूट्यूब पे या ऑफलाइन ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप बड़े ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, आपको प्रॉपर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसे बोला जाता है एग्जाम के दृष्टि से, या यूं कहिए कि जो संविधान है इसका आईना आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें न्याय की बात की जाएगी, ठीक है ना, इसमें स्वतंत्रता की बात की जाएगी, इसमें समानता की बात की जाएगी, इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम के दृष्टि से। तो सबसे पहले तो ये बात ही निकल के आती है कि जो प्रस्तावना है इसका आधार क्या रहा। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस शब्द से ही दो क्वेश्चंस बनते हैं। इसका आधार क्या रहा, इसका स्रोत क्या रहा, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के में पूछे जा चुके हैं। तो आप बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना का जो आधार है ये क्या रहा, इसका जो स्रोत है, इसका जो सोर्स है ये क्या रहा, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे ये एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि जो प्रस्तावना है इसका आधार क्या है,
इसका आधार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका आधार क्या होगा? इसका आधार होगा उद्देश्य प्रस्ताव। मैंने आपको पढ़ाया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया था? अगर आपके ध्यान हो तो हमने पढ़ा था 13 दिसंबर 1946। ये डेट आपको नहीं भूलना। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ये किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे कब स्वीकृत किया गया? ये क्वेश्चन ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसे कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। और बाद में चलकर ये क्या कहलाया? प्रेम्बल या प्रस्तावना ये कहलाया था। इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें आपको भारत के उद्देश्य दिखाई देंगे, संविधान के उद्देश्य दिखाई देंगे कि हम कैसा भारत चाहते हैं, वो उद्देश्य आपको इसमें दिखाई देंगे। वो हम चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आधार पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना का जो आधार था वो क्या था, तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे पारित किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। ये मैं एक एक चीज आपको लिखा रहा हूं, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि इसे जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे किसने पारित किया, तो उद्देश्य ये आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसे किसने स्वीकार किया, तो इसे स्वीकार किया था हमारी संविधान सभा ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो बनेगा इसका स्रोत, इनका सोर्स क्या था, सोर्स कहां से इसे लिया गया, इसकी जो भाषा है हम भारत के लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है हम भारत के लोग या प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से निकल के आया, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जो सोर्स है ये 2 देशों पर निर्भर करता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए इसका विचार कहां से आया, जो प्रस्तावना है इसका विचार भारत में कहां से आया, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसमें जो भाषा या लैंग्वेज का यूज किया गया ये हमने कहां से ग्रहण की है। ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो ध्यान रखना इसमें आप आंसर करेंगे। अगर मैं इसके थॉट्स की बात करूं, इसका विचार कहां से आया, तो इसका विचार आया अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से, यूएसए से इसका विचार आया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर पूछ ले एग्जामिनर आपसे पूछ ले इसकी जो भाषा है हम भारत के लोग, ये हमने कहां से ग्रहण की, कहां से इसे अडॉप्ट किया, तो आप ध्यान रखेंगे हमने इस भाषा को अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ही हमने इसे अडॉप्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे कि प्रस्तावना का जो आधार है ये कहां से आया। उद्देश्य प्रस्ताव से पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ये पारित किसने किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमने स्वीकार किया था। ये वो प्रस्तावना थी। इसका जो सोर्स है, इसके जो स्रोत हैं, ये हम कहाँ से ग्रहण किए, इसका जो विचार आया कि भारत में एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया यूएसए यानी कि अमेरिका से। अगर पूछ लिया जाए इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है हम भारत के लोग, कौन? हम भारत के लोग। ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ से, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकला, ये निकला ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि प्रस्तावना को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल के आया है। ठीक है ना। तो अब कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें जाननी है, सीखनी है। जैसे अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज आपको निकल के सामने आएगी जब आप उसे स्टार्टिंग करेंगे, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है ना, हम भारत के लोग भारत को कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन किया हुआ था कि हम भारत के लोग भारत को कैसा, भारत को हम संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं, समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, गणतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं।
ये कॉन्सेप्ट उसमें आया है, ये उसमें बात कही गई है। अगर भारत एक ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ट्रिपल SDR इसे बोला जाता है, सोवियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, और रिपब्लिक। अगर भारत ट्रिपल SDR बन जाता है तो इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा, तो इससे हमारी जनता को लाभ क्या होगा, क्या इसके उद्देश्य थे। ट्रिपल SDR अगर हमें प्राप्त होता है तो उससे हमें क्या लाभ होगा, उससे हमारी जनता को न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, ठीक है ना। न्याय भी कितने प्रकार का, न्याय भी 3 प्रकार का न्याय की इसमें बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें लिबर्टी का यूज किया गया है, ना कि फ्रीडम का। 5 प्रकार की इसमें लिबर्टी की बात की गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वहां फ्रीडम शब्द का यूज किया गया है, यहाँ पर लिबर्टी का यूज किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो आपके मन में विचार आया उसको आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। उस विचार को क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको धर्म बना सकते हैं और उसकी उपासना कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कैसे महात्मा बुद्ध के मन में विचार आया था, वो बाद में चलकर एक धर्म के रूप में विकसित हो गया। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ट्रिपल SDR यानी कि अगर भारत संप्रभु राज्य होगा, समाजवादी राज्य होगा, ठीक है ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लोकतंत्र राज्य होगा, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, ये बात एक सोचने वाली बात थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर भारत ऐसा राज्य बन जाता है तो भारत के लोगों को न्याय मिलेगा। ये ही प्रस्तावना में डिफाइन किया हुआ है, ये ही प्रस्तावना हमारा आईना है। अगर भारत ट्रिपल SDR हो जाता है तो भारत के लोगों के कुछ उद्देश्य हैं जो पूरे हो जाएंगे, ये बात उसमें कही गई है। और एक एक चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है, एक एक चीजों को हमें पढ़ के चलना है, समझ के चलना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा ये होगा ट्रिपल SDR, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चीजें आपको लिखनी है, जैसे आप लिखेंगे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत को एक, भारत को एक का मतलब है कि भारत को हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं। कैसा राज्य, आइए समझते हैं, हम कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। हम इसे संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, हम इसे संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा संप्रभु का मतलब क्या है। हम एक इसे समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, हम इसे कैसा, समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं। हम एक इसे धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, दोनों के मीनिंग अलग हैं, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं। हम एक इसे कैसा, लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक राज्य से हम बनाना चाहते हैं। हम एक इसे गणराज्य बनाना चाहते हैं। अगर ये उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं, अगर भारत एक ऐसा राज्य विकसित होता है तो इससे हमारे क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे, हमारे क्या उद्देश्य इससे पूरे होंगे, तो ध्यान रखना, हमें न्याय की स्वतंत्रता मिली, हमें न्याय मिलेगा, ठीक है ना। अगर भारत एक ऐसा राज्य बन जाता है तो हमें न्याय मिलेगा, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है ना, और हमें समानता मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, जो सारे उद्देश्य हैं, ये हमारे पूरे हो जाएंगे, जो कि हमारे अंग्रेजी शासन में हमको ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, हमें प्राप्त नहीं थे। अगर भारत एक संप्रभु राज्य बनेगा तो उसे न्याय मिलेगा, भारत एक समाजवादी राज्य बनेगा तो उसे स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे उद्देश्य हैं, यही हमारे उद्देश्य हैं कि भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार के आधार पर, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, हमें समानता, प्रतिष्ठा, समानता, इज्जत, अगर बिल्कुल सरल भाषा में मैं बात करूं, हमें एक प्रतिष्ठा, स्टेटस हमारा होना चाहिए। तो ये इसके उद्देश्य थे। अगर भारत एक ऐसा राज्य बना तो ये सारी चीजें हमें
प्राप्त हो जाएंगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, एक इसकी अवधारणा थी जो हम लोगों ने देखी थी कि भारत आजाद होने के बाद हम कैसा भारत चाहते हैं, हम ऐसा भारत चाहते हैं। इन शब्दों में उसे बयां किया गया कि हम ऐसा भारत चाहते हैं। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है ना। कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा या कहां से क्वेश्चन वो पुट करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक एक जो शब्द लिखा हुआ है इसे ट्रिपल SDR बोलते हैं। इसे बोलते हैं सोवरियन, इसे बोलते हैं सोशलिस्ट, इसे बोलते हैं सेक्युलर, ठीक है ना, इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक और इसे बोलते हैं रिपब्लिक। अगर आप लिखना चाहें तो इसे ट्रिपल SDR लिखते हैं, इसे ट्रिपल SDR लिखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका डेमोक्रेटिक और गणराज्य, ये सारे शब्द हमें समझने हैं, तभी हम एक आईना, एक प्रारूप, एक रूपरेखा हम समझ पाएंगे कि संविधान है क्या। चलिए, तो ये पहला कॉन्सेप्चुअल आपका जो टॉपिक है ये आज से स्टार्ट हो गया है। बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करनी है और ये शब्द आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इसे आप मिस नहीं कर सकते। कभी आप सोचें कि इसे हम मिस कर देंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था संप्रभु। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है? स्वयं का प्रभु, यानी कि खुद पर उसका अधिकार होना चाहिए। क्या भारत जब ब्रिटिश शासन के अधिकार क्षेत्र में था, उसको स्वयं के निर्णय लेने की क्या शक्ति प्राप्त थी? आप बोलेंगे नहीं, उसे खुद के निर्णय लेने की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। तो भारत का जब आजाद किया गया, उसके संविधान को बनाया गया, तो उसमें यह बात लिखी गई कि भारत एक संप्रभु राज्य होगा। लेकिन ये कैसा होगा, ये भी इसमें बात मेंशन की गई कि किस प्रकार का संप्रभु होगा। क्या भारत आंतरिक और बाह्य मामले के जो निर्णय हैं इनको लेने में स्वतंत्र होगा? तो बिल्कुल, आप ध्यान रखेंगे, संप्रभु का मतलब है स्वयं का प्रभु, स्वयं का अधिकार, स्वयं का अधिकार। भारत के जितने भी इंटरनल मामले हैं, भारत के जितने भी आंतरिक मामले हैं, स्वयं का प्रभु, ठीक है ना। इसका अगर अर्थ आप देखें तो स्वयं का प्रभु इसे कहा जाएगा। अगर भारत के आंतरिक मामलों की बात करूं तो इसमें भारत खुद अपने निर्णय लेगा, चाहे बाह्य मामले हो, भारत इसमें बाह्य मामलों में भी खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ये बात की कही गई किसमें? भारत की प्रस्तावना में, जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें ये बात रखी गई कि भारत के जो राज्य हैं, फॉर एग्जांपल ये भारत है और इसके ये राज्य हैं, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, ठीक है ना, तमिलनाडु है, आंध्रा है, ठीक है ना, आपका उड़ीसा है, जितने भी राज्य हैं इनमें जो है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार की योजनाएं लानी है, किसके साथ इनके संबंध है, किसके साथ नहीं है, ये सारी चीजें जो है, इसका जो डिसीजन है ये किसके हाथ में होगा? ये भारत सरकार के हाथ में होगा। उस सरकार के हाथ में होगा जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उस सरकार के हाथ में होगा। वही सरकार इनके बारे में निर्णय लेगी कि ये राज्य जो है इनको कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे इनको हमें मैनेज करना है, कैसे इनका हमें प्रशासन करना है। ये सारी चीजें किसके हाथ में होगी? ये आंतरिक मामले, भारत के आंतरिक मामले किसके हाथ में होंगे? ये भारत सरकार के हाथ में होंगे। और ये सरकार कैसी होगी? ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इसे बोला जाएगा। भारत एक संप्रभु देश है और यहाँ पर जनता का शासन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस प्रकार का शासन है? जनता का शासन है। अगर पूछ लिया जाए भारत कैसा संप्रभु देश है, तो जनता के द्वारा शासित है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जो लोग हैं ये अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट को चुनते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। हेड ऑफ गवर्नमेंट को चुनते हैं, यानी कि जो सरकार का मुखिया होता है उसे कौन लोग चुनते हैं? भारत के लोग। इसीलिए भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है। क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आपने उनको चुनकर नहीं भेजा? आप बोलेंगे बिल्कुल हमने उन्हें चुनकर भेजा है। कैसे? आपके जो MLA हैं, MP हैं, जिसे आप सांसद बोलते हैं, जब आपके यहाँ MP का वोट डला होगा तो आपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर कहाँ भेजा?
उसे संसद में भेजा। संसद में एक जो सदस्य हैं वो एक व्यक्ति को चुनते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री ये व्यक्ति होगा। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो इनडायरेक्टली भारत की जनता का शासन यहाँ पर है। तो भारत एक संप्रभु देश है और इसके जो बाह्य मामले हैं, किसी देश के साथ संबंध रखने हैं या नहीं रखने हैं, किसी देश के साथ व्यापार करना है या नहीं करना है, ये सारे जो डिसीजन होंगे किसके होंगे, ये भारत सरकार के ही होंगे। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के ही ये सारे डिसीजन इसमें होंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। संप्रभु का मतलब है कि आपके खुद के डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। कोई बाह्य शक्ति या बाह्य सरकार या दूसरे देश की सरकार आपके डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसा कि उस समय होता था, अगर किसी राजा महाराजा को कोई संधि करनी होती थी तो उसे निर्भर कर दिया गया था किसके अधिकार क्षेत्र में, उसको निर्भर कर दिया गया था ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में। जब तक ब्रिटिश गवर्नर से वो परमिशन नहीं लेगा तब तक वो किसी राजा के साथ संधि नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। ये सारी चीजें उसमें बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो शब्द है ये है समाजवाद। समाजवाद। अब ये समाजवाद जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल के आया, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद जो है ये शब्द पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें नहीं था, इसे जोड़ा गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इसे कब जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे पहला ही क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? ये है आपका समाजवाद। अब समाजवाद का जो मतलब है ये आपसे पूछ लिया जाए कि समाजवाद जो ये शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका अर्थ होगा कि जो समाज का नियंत्रण होगा, यानी कि समाजवाद जो है इसमें आपको ध्यान रखना ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किससे? इकोनॉमिक्स से, या आप बोल सकते हैं ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कैसी होगी, इससे ये संबंधित है। समाजवादी भारत की अर्थव्यवस्था होगी। अब समाजवादी भारत की अर्थव्यवस्था का मतलब ये होगा कि जो भी एक तरीका से इकोनॉमिक्स संसाधन है उन पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और ये सरकार कैसी होगी? ये सरकार कैसी होगी? ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जैसे कोई सरकारी बसें हैं, सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी बसें होंगी, ठीक है ना, सरकारी अस्पताल होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर होगी। और गवर्नमेंट कैसी होगी? जनता द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होगी। तो इनडायरेक्टली जनता का शासन कहा जाता है। जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एलपीजी को फॉलो करता है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये आप सभी जानते हैं। 1991 में भारत में उदारवाद आ चुका है, लेकिन फिर भी इस शब्द को नहीं हटाया गया। समाजवाद का मतलब यही होता है कि जो भी आपके उत्पादन के संसाधन है, संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और ये सरकार कैसी होगी? ये सरकार होगी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। कैसी सरकार? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो चुका है, लेकिन इस शब्द को अभी तक चेंज नहीं किया गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है समाजवाद को शब्द जो है इसे कब जोड़ा गया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीजें समझ आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं। कोई शब्द आपको समझ नहीं आता, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नेक्स्ट शब्द है आपका धर्मनिरपेक्ष, जिसे सेकुलर बोला जाता है। और इसी में एक शब्द आपको पढ़ने को मिला होगा, पंथ निरपेक्ष। दोनों का मतलब जो है ये थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस दिखाई देगा। एक होता है धर्मनिरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। जैसे आप देखते हैं कुछ देश ऐसे हैं जो नास्तिक देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, ठीक है ना, किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनके लिए भगवान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भारत एक कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होगा कि भारत की जो सरकार होगी ये किसी भी धर्म को क्या नहीं देगी? बढ़ावा नहीं देगी। बढ़ावा देने का मतलब ये है कि किसी धर्म के आधार पर ये सरकारें नहीं चलेगी।
ठीक है ना। धर्म के आधार पर सरकार नहीं चलेगी, सभी धर्मों का सम्मान करेगी। सम्मान सभी धर्मों का होगा, लेकिन किसी धर्म के आधार पर यह सरकार नहीं चलेगी। धर्म निरपेक्ष होगी, सभी धर्मों को बढ़ावा जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा बढ़ावा नहीं मिलेगा कि एक ही धर्म के लोग उस पर क्या हो, काबिज हो, कब्जा हो और वो अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे ही धर्म निरपेक्ष कहा गया। अगर मैं पंथ निरपेक्ष की बात करूं कि पंथ निरपेक्ष क्या है, जैसे आपने देखा होगा हीनयान महायान, ठीक है ना, हीनयान महायान, ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, हीनयान महायान, ठीक है ना, सिया और सुन्नी। तो ये एक धर्म से निकले हुए क्या है, पंथ हैं। पंथ है या रास्ते आप बोल सकते हो कि दो रास्ते हैं, लेकिन इनका जुड़ाव कैसे है, धर्म से ही है। तो इसे ही पंथ बोला गया। ठीक है ना। भारत एक पंथ निरपेक्ष होगा, किसी भी पंथ को नहीं मानेगा, सभी पंथों को बराबर महत्व देगा। सरकार किसी पंथ के आधार पर नहीं चलेगी, ये इसमें बात कही गई है। किसी भी धर्म के आधार पर नहीं चलेगी, किसी भी पंथ के आधार पर नहीं चलेगी, लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं सभी धर्मों का सम्मान करेगी। सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सम्मान होगा, लेकिन सरकार धर्म के आधार पर नहीं चलेगी, ये बात इसमें कही गई। इसे ही धर्म निरपेक्ष कहा गया या सेकुलर कहा गया या पंथ निरपेक्ष कहा गया। पंथ को मैंने आपको बताया, पंथ का मतलब है जैसे हीनयान महायान, ये बौद्ध धर्म से निकलने वाले दो रास्ते हैं जिसे हीनयान महायान कहा गया। श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म से निकलने वाले दो पंथ हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दोनों ही भगवान को मानते हैं, उनका दोनों का जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन है क्या, एक धर्म से ही निकले हुए दो रास्ते। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष मैंने आपको बता दिया, समाजवाद बता दिया, लोकतांत्रिक, यानी कि ट्रिपल एस आपके मैं करा चुका हूं, ट्रिपल एस और डी आर। डी आर का मतलब है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। अब ये लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक, ठीक है ना, भारत एक कैसा देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लोकतंत्र कैसा होगा ये आपको समझने की कोशिश करनी है। लोकतंत्र का अगर देखा जाए तो जनता का शासन, ठीक है ना, जनता का शासन, इसका अगर मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जनता का शासन। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन। ये आपने इब्राहिम लिंकन का एक कोर्स जरूर पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी इज द पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि जनता जो है, जनता की सरकार होगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी, और जो जनता के लिए काम करेगी उसे ही कहा गया लोकतंत्र कहा गया। यहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। कैसी सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है ना, जिसे जनता इलेक्ट करे, ऐसी यहां पर सरकार होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्र के दो प्रकार यहां पर बताए गए हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछ लिया जाए कि भारत में डायरेक्ट लोकतंत्र है या इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, तो ध्यान रखेंगे भारत में इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। इसके दो प्रकार होते हैं लोकतंत्र के, आप समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब दोनों में इसमें अंतर क्या है ये एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत में किस प्रकार का है, इसे इनडायरेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट, और इसे डायरेक्ट, इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और एक इसे जो है, सॉरी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट और इसका मतलब है इनडायरेक्ट। इनका मतलब क्या है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है फैसले लेने के लिए उसमें इन्वॉल्व होती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार कोई कानून लेके आती है तो जनता के डोमेन में से छोड़ दिया जाता है, जनता उसमें भागीदार होती है, ठीक है ना। लेकिन
अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जाए तो जनता उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर उसमें चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होंगे ये जनता की तरफ से भाग लेंगे। चीजें समझ आई या नहीं, एक बार समझने की आप कोशिश कीजिएगा। इनडायरेक्ट लोकतंत्र का मतलब ये है कि इसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी किसी भी मामले में, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे भारत, अगर मैं भारत की बात करूं, आपके लिए कोई कानून लेके आते हैं, संसद में कोई कानून आपके लिए लेके आया जाता है, तो क्या आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होंगे वो इसमें क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल दूं स्विट्जरलैंड का, किसका? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड पर एक डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी होती है, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कौन? आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। इसका रीजन ये है, वहां पर अगर सरकार कोई कानून लेके आती है तो उसमें जो जनता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है, वो उसमें निर्णय लेने के लिए क्या है, सक्षम है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आपको समझनी है, जाननी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। भारत में इनडायरेक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप चुनते तो हैं, आप जो है आप प्रधानमंत्री को चुनते तो हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? आपके प्रतिनिधि जो है एमपी जाएंगे संसद में, और संसद में एक मीटिंग होती है, जैसा वो प्रक्रिया है पूरी होती है, वे सदस्य चुनकर एक व्यक्ति को बनाते हैं अपना प्रधान, कि हमारा ये प्रधान है, और इसे राष्ट्रपति फिर शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। जो डायरेक्ट उदाहरण है ये है स्विट्जरलैंड, जहां पर जनता डायरेक्टली वोट करती है अपने हेड ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट को डायरेक्ट वोट नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका है रिपब्लिक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये है आपका रिपब्लिक, जिसे गणराज्य बोला जाता है। गणराज्य का आपसे अर्थ पूछ लिया जाए कि जो गणराज्य है इसका मीनिंग क्या है, इस रिपब्लिक का मीनिंग क्या है, रिपब्लिक का आपसे मीनिंग पूछ लिया जाए, इसका मीनिंग क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या भारत एक गणराज्य देश है? तो आप बोलेंगे, आपसे अगर कोई पूछ ले, कोई आपसे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग पूछ ले, या कोई आपसे पूछ ले क्या भारत एक रिपब्लिक देश है, तो आप बोलोगे हाँ भारत एक रिपब्लिक देश है। तो पूछेगा भारत कैसे रिपब्लिक देश है, तो आप उसे आंसर करेंगे, आप उसे बताएंगे भारत इसलिए रिपब्लिक देश है क्योंकि जो हमारा हेड ऑफ नेशन होता है, हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन का मतलब है कि भारत के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, भारत के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, ये इनको हम इलेक्ट करते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते, ठीक है ना, इनका वंशानुगत नहीं होता है, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हेड ऑफ नेशन कौन है? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल चुना जाता है। आप बोलोगे कि सर कैसे चुना जाता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे चुना जाता है। भारत को आप अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा जिसे अप्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है अप्रत्यक्ष प्रणाली का? इसमें जो आपके एमपी और एमएलए हैं, ये इनके चुनाव में वोट डालते हैं। किनके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये जो एमपी एमएलए हैं इनको कौन चुनता है? इनको जनता चुनती है। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली इनके चुनाव में भाग ले रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चीजें समझ आई या नहीं, एक बार कोशिश कीजिएगा समझने की, आप जरूर इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हेड ऑफ नेशन होता है, ध्यान रखना, हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होना चाहिए जनता के द्वारा। किसी भी राष्ट्र का, इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का हेड ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ नेशन जनता के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए, जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। यहीं पर एक आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, आपसे पूछ लिया जाए क्या ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है? अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ब्रिटेन
ब्रिटेन जो है क्या गणराज्य है? तो आप क्या बताएंगे? नहीं, गणराज्य नहीं है। क्या ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, जो ब्रिटेन है ये लोकतांत्रिक देश है। इसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गणराज्य मैंने आपको बताया जो हेड ऑफ नेशन होगा, हेड ऑफ नेशन होगा, ये कैसा होना चाहिए? ये इलेक्टेड होना चाहिए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा इसे इलेक्टेड होना चाहिए। जबकि ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत है। ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत है। भारत में ऐसा नहीं है। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का जो प्रमुख होगा ये भी जनता के द्वारा क्या होना चाहिए? जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ही लोकतंत्र कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है ये जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। क्या भारत में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये जनता चुनती है? बिल्कुल चुनती है। क्या भारत में हेड ऑफ नेशन जनता के द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल चुने जाते हैं। इसीलिए दोनों को आपको ध्यान रखना है। भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक व गणराज्य देश है। तो लोकतांत्रिक व गणराज्य देश है। ये आप चीजों को ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है। क्यों है? वो रीजन मैंने आपको अभी समझाया है कि भारत क्यों ऐसा है और ब्रिटेन क्यों ऐसा नहीं है। ये आप चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। हेड ऑफ नेशन भी इलेक्टेड होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होगा। ये दोनों ही अगर इलेक्टेड होते हैं तो वो एक गणराज्य व एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर किसी भी राष्ट्र में हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड नहीं है, वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो वो गणराज्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना? यही इस चीज से ये चीजें स्पष्ट होती है कि लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में डिफरेंस होता है। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो ये आपका हुआ आपका गणराज्य। तो हमने SSSR अभी आपके सामने चीजों को समझने की कोशिश की। SSSR यानी कि आपका सोवरियन, सोशलिस्ट, आपका सेक्युलर, डेमोक्रेसिक और रिपब्लिक। अगर भारत एक ऐसा राज्य बन जाए तो उससे हमें क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो उद्देश्य हमें इससे प्राप्त होंगे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि भारत SSSR बन गया, तो अब हमें उससे क्या प्राप्त होगा? मेन पॉइंट हम इस पर आते हैं कि इसका रीजन क्या है कि ये अगर हमें मिलता है तो इसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा हम अब उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद हमें जो मिलेगा या हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो हमें इससे जो उद्देश्य हमारे जो प्राप्त होंगे, ये आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे कि SSSR प्राप्त होने से हमें जो उद्देश्य हैं ये कौन कौन से पूरे हो जाएंगे। तो पहला, सबसे पहला जो है आपको न्याय मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? जस्टिस, न्याय मिलेगा। और न्याय को भी 3 रूपों में परिभाषित किया गया है। आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है ना? आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा, आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, ठीक है ना? और आपको आर्थिक न्याय मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आर्थिक, राजनीतिक और आपको सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी अगर आपको SSSR आप एक राष्ट्र बना लेते हैं, भारत को ऐसा राष्ट्र बना लेते हैं। ये संविधान सभा में कहा गया, जब प्रस्तावना को पेश किया गया तो ये सारी चीजें उसमें इसीलिए मेंशन की गई। अगर भारत एक ऐसा राज्य बन जाता है तो हम भारत के लोग भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसका उद्देश्य है कि भारतीय लोगों को न्याय मिले। न्याय भी कैसा मिले? न्याय भी राजनीतिक मिले, सामाजिक मिले और आर्थिक मिले। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्वेश्चंस ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब है, उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। महिला है, पुरुष है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। कोई किसी पार्टी से ज्वाइन होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, उसे स्वतंत्रता दी जाएगी। निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, उसे स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। एक वोट की कीमत, चाहे एक अमीर व्यक्ति है, एक अंबानी है, एक गरीब है, उसकी वोट की कीमत बराबर होती है। ऐसा नहीं होगा अगर अंबानी ने वोट डाल दिया, उसके पास ज्यादा पैसा है
तो वो ही उसके द्वारा जो वोट डाली गई वही व्यक्ति चुना जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। या अमीरों को ही वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसीलिए राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई है। सभी को समान अवसर इसमें दिए जाएंगे, सभी के साथ समान न्याय किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं तो सामाजिक न्याय भी यही कहता है कि समाज में जो भी कुरीतियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको वही सजा मिलेगी जो एक अमीर व्यक्ति को दी जाएगी। एक अमीर व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक गरीब व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। आर्थिक न्याय भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपको पैसा कमाना है, व्यापार करना है, ठीक है ना, कोई बिजनेस आपको करना है तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें क्या है असमानता आपके साथ होगी, आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते व्यापार कैसा हो जो भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित ना करे। आप ऐसा कोई भी व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक से मतलब है अर्थ का मतलब है कि पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप 2 नंबर का काम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको व्यापार करना है, ठीक है ना, कोई बिजनेस करना है, कोई आप प्रोफेशनल पढ़ाई करके व्यापार करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो कि ब्रिटिश शासन के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ लिमिटेड ही व्यक्ति थे जिनको व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी। तो उन चीजों को दूर करने के लिए ही हमारे जो संविधान में इस बात का जिक्र किया गया कि हम न्याय दिलाएंगे। न्याय भी कैसा होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको दिया जाएगा। चलिए, तो ये बात हुई न्याय की। अब बात करते हैं कि अगर भारत ट्रिपल SDR बना तो हमें और क्या प्राप्त होगा? हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और स्वतंत्रता भी कैसी होगी ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें भारत की संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ध्यान रखना, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है, जिसे लिबर्टी कहा गया है, ना कि फ्रीडम। यहाँ पर स्वतंत्रता से मतलब है लिबर्टी से कहा गया है। फ्रीडम शब्द इसमें यूज नहीं किया गया है। एक है आपका आर्टिकल 19, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं। आइए समझते हैं कि कितने प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है। आपको कोई मन में आपके विचार आता है तो आपके विचार की आपको स्वतंत्रता है। अगर आपके कोई मन में विचार आया, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी के साथ उसे शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। आपने जो विचार आया, आपने जो उसे एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि आपने जो बोला वो सही है। अगर आपका जो विश्वास है आपने उसे धर्म बना लिया तो आप उसकी उपासना भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जो मतलब है ये क्या है। महात्मा बुद्ध का जो एग्जाम्पल है बिल्कुल आपको इसमें सटीक दिखाई देगा। महात्मा बुद्ध के मन में कोई विचार आया, उन्होंने उसे क्या किया? उसे अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्त का मतलब होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जैसे मेरे मन में विचार आया कि मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या किया? एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, एक्सप्रेस किया, ठीक है ना, आपने आपको बताया कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं, तो ये आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। अगर आपने जो बोला है, जो आपके मन में विचार आया है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आपका जो विश्वास है वो सही है, आप उसको धर्म बना सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म। और अगर आपने वो जो धर्म बनाया उसकी आप उपासना भी कर सकते हैं। चीजें समझ आई या नहीं? समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो विचार है आप उसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो आपने बताया आप उस पर खुद पर विश्वास कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। उसकी आप क्या कर सकते हैं? उसे आप धर्म के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसकी उपासना भी आप कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। कहाँ पर? ये भारत की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई है। ये आपसे पूछा भी जाता है।
नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे और इसमें क्या मिलने वाला है, यानी कि अगर भारत SSSR बन जाता है तो मेरे लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है ना, कैसा अधिकार दिया जाएगा? समानता का अधिकार आपको दिया जाएगा। कैसा? समानता का अधिकार। और समानता भी आपको दो प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। कैसी? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। कितने प्रकार की समानता की बात करता है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक प्रतिष्ठा और आपकी अवसर की समानता। अब ये दोनों चीजें क्या है? प्रतिष्ठा का मतलब यहां है आपका स्टेटस, स्टेटस, ठीक है ना, स्टेटस। और अवसर की समानता का मतलब ये है कि आपको सभी क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएंगे, आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में। ठीक है ना, आपकी राजनीति है, आर्थिक है, ठीक है ना, सामाजिक है, कोई आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप SC ST से तो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ जनरल वाले ही अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपको अपने स्टेटस के साथ जीने का अधिकार होगा। ठीक है ना, आपका अपना आत्मसम्मान होगा, आपको आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा, जैसा कि पहले नहीं होता था। ये आपको ध्यान रखना है। आपको सभी प्रकार के सभी क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जाएंगे, जो आप देख भी पा रहे होंगे, सभी प्रकार के आपको अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। दो प्रकार के समानता की बात इसमें कही गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज, यहाँ से अगर चीजें आपकी क्लियर होती हैं तो आपको पॉलिटी को समझने में थोड़ा आसान इसमें हो जाएगा। तो ये इस इतने प्रकार की इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। अगर पूछ लूं आपसे कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समानता की बात इसमें की गई है। चीजें समझ आ रही होंगी, एक बार नोट डाउन आप करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि न्याय की जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ग्रहण की। ठीक है ना, न्याय की जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ग्रहण की, आपसे पूछ लिया जाए, या और अन्य हैं जो आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर देने के लिए सक्षम रहें। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपको लिखना है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 शब्द हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता और समानता के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, समानता का मतलब क्या है, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, हमें भाईचारे के साथ रहना है। तो ये हमारे संविधान में जो 3 शब्द जोड़े गए, ये किस कहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारे मन में आया, कहाँ से हमने इसे ग्रहण किया, कहाँ से हमने इसे अपने संविधान में जोड़ा? तो इसमें आप नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि भारत की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? आपका स्वतंत्रता, आपका समानता और आपका बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। ये हमने जो तीनों शब्द हैं इनको कहाँ से ग्रहण किया? तो ये हमने फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से इसको हमने ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपके एग्जाम में, तो आप इसका आंसर करने में सक्षम रहें। आपको इसका आंसर आना चाहिए कि जो है स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया, समानता शब्द कहाँ से लिया, बंधुत्व जो शब्द है ये हमने कहाँ से लिया। अगर पूछ लिया जाए कि जो न्याय है, न्याय शब्द ये हमने कहाँ से लिया, तो ये ध्यान रखना, न्याय की जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ग्रहण की? न्याय की जो अवधारणा ये हमने रसिया से ग्रहण की। कहाँ से? रसिया, यानी कि रूस से हमने इसको ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ और भी अन्य भी फैक्ट हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की संविधान जो संविधान है, प्रस्तावना है, इसे परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र इसे किसने कहा? इसे आभूषण किसने कहा?
संविधान की कुंजी इसे किसने कहा? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान को परिचय पत्र किसने कहा। ये भी आप लिख लीजिएगा कि संविधान को परिचय पत्र किसने कहा। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे? तो ध्यान रखेंगे जो संविधान को परिचय पत्र कहा ये किसने कहा? ये कहा A.N. पालकीवाला। किसने? A.N. पालकीवाला। किसने? A.N. पालकीवाला। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे परिचय पत्र की जो संज्ञा दी, इसे जो उपाधि दी, किसने दी? तो A.N. पालकीवाला जी, इनके द्वारा इसे परिचय पत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो है भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा, कुंजी या आत्मा किसने कहा? तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ध्यान से लिखना, प्रस्तावना को आत्मा व कुंजी किसने कहा? तो यह है पंडित दुर्गादास भार्गव। कौन है? पंडित दुर्गादास भार्गव। कौन है? पंडित दुर्गादास भार्गव ने क्या कहा? इसे अपनी क्या कहा? प्रस्तावना को आत्मा व कुंजी कहा है। इसी के अलावा आप ध्यान रखेंगे एक है आर्टिकल 32। क्या है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। किसने? भीमराव अंबेडकर ने कहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आज हमने डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि परिचय पत्र किसने कहा? N. पालकीवाला ने। संविधान को आत्मा व कुंजी किसने कहा? तो ये कहा आपके पंडित दुर्गादास भार्गव जी ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि समाजवाद का मतलब क्या है, संप्रभु का मतलब क्या है, ट्रिपल SDR यानी कि भारत एक अगर ट्रिपल SDR देश बनता है तो हमें उससे क्या प्राप्त होगा? हमें उससे न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता के साथ जीने का उसमें हमें अवसर प्राप्त होगा, ठीक है ना, भाईचारे और बंधुत्व के साथ हमें जीने की उसमें स्वतंत्रताएं मिलेगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्दों के जो अर्थ हैं ये आप प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। और जो ये आपकी सीरीज है ये बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में आपकी सीरीज चालू है। बिल्कुल बेसिक से हमने चीज़ों को पढ़ा है। क्लास 1 से हमने इसमें स्टार्ट किया है कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। संवैधानिक सभा से लेके हमने इसको स्टार्ट किया था। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, भारत में संवैधानिक विकास क्रम क्या रहा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की। और आज हम प्रस्तावना को समाप्त कर चुके हैं कि प्रस्तावना जो है भारत में कैसे इसे आईना कहा गया। आईना के बारे में आपने देखा कि क्यों इसे आईना कहा गया, ठीक है ना। इसके जो कॉन्सेप्ट है ये खुल के बाद में आपको चीज़ें दिखाने को मिलेगी जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर आप अनुच्छेद जो 32-36 तक आप पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको उसमें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्यों इसे भारतीय प्रस्तावना को आईना कहा जाता है, किसने क्या बोला, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। प्रॉपर आप अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक ही बार आपको नोट्स बनाने हैं, बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ।
रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।